जितना ज़्यादा वैलिडेशन मिल रहा था उतना ही अंदर का खालीपन बढ़ता था। हर रिलेशनशिप में इनका मतलब नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं है। रिलेशनशिप एक दिन में टॉक्सिक नहीं होता। ऐसे ही मीरा को बिना रियलाइज के इमोशनल मैनिपुलेशन के उस साइकिल में ढकेल दिया गया जब पार्टनर हमेशा ही कंफ्यूज रहे। उसने गलती एक्सेप्ट कर ली थी बिना ये जाने कि गलती हुई भी थी या नहीं। उसने लाइफ का फॉर्मूला ही समझ लिया है। 6 साल का एक बच्चा जिसे सिर्फ हेल्प की जरूरत, हमारे घर में गलती करने की परमिशन ही नहीं थी। क्या आपकी लाइफ में भी कभी कोई ऐसा इंसान आया जो शुरू से ही ऑलमोस्ट परफेक्ट लगता था? वो आपको इतना प्यार करता था कि आपको लगता था शायद इससे बेटर पार्टनर मुझे कभी मिल ही नहीं सकता। वो हर वक्त आपके साथ रहता था, आपकी हर बात सुनता था, आपको स्पेशल फील कराता था। और फिर धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। अब हर आर्ग्यूमेंट में गलती आपकी होने लगी, हर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह आप बन गए। आप अपनी रियलिटी पर डाउट करने लगे और एक दिन आपने खुद से पूछा, क्या सच में प्रॉब्लम मुझ में है? अगर आपने कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस किया है तो आज की स्टोरी सिर्फ आर्यन की नहीं है। हो सकता है इस कहानी का कोई ना कोई हिस्सा आपकी ज़िंदगी से भी जुड़ा हो। सही, आई एम साइकोलॉजिस्ट आस्था एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। बाकी ये केस स्टडी की जैसे ये भी एक रियल केस स्टडी है जिसमें हमने उनके रियल नाम और रियल आइडेंटिटी को हाइड करके रखा है जिससे उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी को हम मेंटेन कर सकें। ऐसा इंसान जिसको देखकर हर कोई कहता था यार इसकी लाइफ तो कितनी परफेक्ट है, लेकिन उस परफेक्ट इमेज के पीछे एक ऐसा सच छुपा था जिसे वो खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। और शायद वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि नार्सिसिज्म सिर्फ ईगो का नाम नहीं है। कभी कभी ये बचपन में शुरू हुई एक इमोशनल सर्वाइवल स्ट्रेटेजी होती है जो धीरे धीरे इंसान की पूरी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है। लेकिन सर्वाइवल और हीलिंग दोनों कभी भी एक जैसे नहीं होते। तो ये बात है मुंबई की। मंडे मॉर्निंग सुबह के एग्जैक्टली 8:45 हो रहे थे। मुंबई की ट्रैफिक हमेशा की तरह बिजी थी। एक ब्लैक लग्जरी कार एक मॉडर्न कॉर्पोरेट बिल्डिंग के सामने आकर रुकती है। कार का डोर खुलता है। एक 29 साल का यंग प्रोफेशनल बाहर निकलता है। परफेक्टली आयरन व्हाइट शर्ट, एक्सपेंसिव वॉच, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज और चेहरे पर वो स्माइल जो देखकर लगता है कि इस इंसान ने लाइफ में कभी स्ट्रगल देखी ही नहीं होगी। जैसे वो बिल्डिंग के अंदर एंटर करता है, रिसेप्शनिस्ट तुरंत स्माइल करते हुए कहती हैं, गुड मॉर्निंग सर। ऑफिस के एम्प्लॉयज उसे देखकर रिस्पेक्टफुली साइड हो जाते हैं। कॉन्फ्रेंस रूम में उसके एंटर करते ही एटमॉस्फेयर ही चेंज हो जाता है। और उसका नाम था आर्यन मल्होत्रा। प्रोफेशनली वो एक सक्सेसफुल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट है। इंस्टाग्राम पर उसको 1.2 लाख फॉलोअर्स हैं। लग्जरी अपार्टमेंट, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल, सक्सेसफुल करियर और सोशल मीडिया पर एक ऑलमोस्ट परफेक्ट इमेज। अगर आप उसका इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखें तो शायद आप भी वही सोचेंगे जो हज़ारों लोग रोज़ सोचते हैं, काश मेरी लाइफ भी इसके जैसी होती। लेकिन साइकोलॉजी हमें बहुत इंटरेस्टिंग बात सिखाती है। जितनी पॉलिश्ड किसी इंसान की पब्लिक इमेज होती है उतना ही ज़रूरी नहीं है कि उसकी इमोशनल लाइफ भी स्टेबल हो। कभी कभी सबसे परफेक्ट मास्क के नीचे ही सबसे गहरी इनसिक्योरिटी छुपी होती है। उस दिन ऑफिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन चल रही थी। आर्यन कॉन्फिडेंटली अपनी टीम के सामने कैंपेन एक्सप्लेन कर रहा था। उसकी प्रेजेंटेशन टेक्निकली बहुत स्ट्रांग थी। प्रेजेंटेशन खत्म हुई, रूम में सब कोई शांति में सब कुछ देख रहा था। फिर उसके बॉस ने बहुत कामली सिर्फ एक सेंटेंस बोला, आर्यन योर प्रेजेंटेशन वाज गुड बट आई थिंक यू नीड टू लिसन टू योर टीम मोर। लीडरशिप सिर्फ आइडिया देने का नाम नहीं है, दूसरों की बात सुनना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे बाकी लोगों के लिए ये एक नॉर्मल प्रोफेशनल फीडबैक था, लेकिन आर्यन के ब्रेन ने इस सेंटेंस को बिल्कुल अलग तरीके से प्रोसेस किया। उसके अंदर एक और आवाज़ चल रही थी, तुम एनफ नहीं हो, तुम फेल हो गए, लोग अब तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। उसके हाथ ठंडे पड़ गए, हार्ट रेट अचानक बढ़ गया, जॉ टाइटन हो गया। लेकिन बाहर से उसके चेहरे पर वही प्रोफेशनल स्माइल बनी रही। उसने सिर्फ इतना कहा, थैंक्स फॉर योर फीडबैक। मीटिंग खत्म हो गई, सब लोग बाहर चले गए, लेकिन आर्यन सीधा वॉशरूम की तरफ चला गया। मिरर के सामने खड़े होकर वो कुछ देर तक बस अपने रिफ्लेक्शन को देखता रहा। उस रिफ्लेक्शन में उसे एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल नहीं दिख रहा था, उसे सिर्फ एक इंसान दिख रहा था जो अंदर ही अंदर किसी अनजाने डर से लड़ रहा था। उस रात आर्यन ने डिनर नहीं किया, टीवी भी ऑफ था, रूम में सिर्फ एक मोबाइल की स्क्रीन चल रही थी। वो लगातार इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, पुराने पोस्ट, पुराने कमेंट्स, पुराने कॉम्प्लीमेंट्स लाइक यू आर अमेजिंग, यू आर एन इंस्पिरेशन, यू आर द बेस्ट। हर कॉम्प्लीमेंट कुछ सेकंड्स के लिए उसे रिलीफ देता, फिर वही फीलिंग गायब हो जाती। फिर वो अगला कमेंट पढ़ने लगता, फिर अगला, फिर अगला, जैसे कोई प्यासा इंसान समंदर का पानी पी के अपनी प्यास बुझाने की कोशिश कर रहा हो।
जितना ज़्यादा वैलिडेशन मिल रहा था उतना ही अंदर का खालीपन बढ़ता जा रहा था। और उसी रात कई सालों में पहली बार उसने खुद से एक सवाल पूछा, अगर अगर एक दिन ये सब खत्म हो गया तो, अगर फॉलोअर्स नहीं रहे तो, अगर सक्सेस नहीं रही तो, अगर लोग मुझे एडमायर करना बंद कर दें तो मैं कौन हूँ? उस सवाल का उसके पास कोई जवाब नहीं था और शायद यही उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। 3 दिनों बाद की बात है, उसके अपार्टमेंट का मेन डोर धीरे से खुला। एक लड़की अपना सूटकेस लेकर बाहर निकल रही थी। उसका नाम था मीरा। वो कुछ सेकंड तक चुपचाप आर्यन की तरफ देखती रही। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ थकान थी। जाने के पहले उसने सिर्फ एक सेंटेंस कहा, आर्यन, तुम्हारे साथ रहकर मुझे हर दिन ये फील हुआ है कि मैं कभी भी एनफ नहीं हो सकती और अब मैं और नहीं रह सकती। फिर दरवाज़ा बंद करके वो चली गई। उस आवाज़ के बाद पूरे घर में सिर्फ खामोशी बच गई। उस रात ना इंस्टाग्राम उसे बचा पाया, ना सक्सेस, ना अचीवमेंट्स, ना फॉलोवर्स। सिर्फ कुछ घंटों बाद एक पैनिक अटैक और फिर एक थेरेपिस्ट का अपॉइंटमेंट। बट एज अ थेरेपिस्ट मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आर्यन की प्रॉब्लम उसके ऑफिस, उसके रिलेशनशिप या उसके करियर से शुरू ही नहीं हुई थी। उसकी कहानी शुरू हुई थी एक छोटे से स्कूल स्टेज पर, जब सिर्फ एक सेंटेंस ने उसके पूरे दिमाग को हमेशा के लिए बदल दिया। ये थेरेपी का तीसरा सेशन चल रहा था। पिछले 2 सेशन में हमने बेसिक इंफॉर्मेशन, रेपो बिल्डिंग, इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया था। इनफैक्ट आर्यन पहले के 2 सेशन में अपने ऑफिस की प्रॉब्लम्स, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड और अपने अचीवमेंट्स के बारे में लगातार बात करता रहा। हर बार जब मैं उससे उसके इमोशंस के बारे में पूछती, वो या तो टॉपिक चेंज कर देता था या फिर किसी और को ब्लेम करने लगता था। लेकिन उस दिन मैंने भी एज अ थेरेपिस्ट ये डिसाइड किया था कि आज आर्यन के प्रेजेंट को नहीं बल्कि उसके पास्ट को समझूंगी। मैंने आर्यन को बहुत शांत आवाज़ में ये पूछा कि आर्यन, बचपन में जब तुम गलती करती थी तो घर में क्या होता था? उसके बाद आर्यन कम्प्लीटली ब्लैंक हो गया। पहली बार ऐसा था जब आर्यन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने टेबल पर रखे ग्लास को देखा, फिर अपनी उंगलियों को, और फिर कुछ पल बाद धीरे से बोला, हमारे घर में गलती करने की परमिशन ही नहीं थी। हालांकि आपको ये सिर्फ एक सेंटेंस लग सकता है, बट एज ए थेरेपिस्ट मेरे लिए ये एक सेंटेंस नहीं था, ये दरवाज़ा था। एक ऐसा दरवाज़ा जो सीधा आर्यन के बचपन तक जा रहा था। सो ये बात है 2003 दिल्ली की। आर्यन सिर्फ 6 साल का था। दिल्ली के एक अपर मिडिल क्लास फैमिली में रहता था। लग्जरी अपार्टमेंट, अच्छे स्कूल, एजुकेटेड पेरेंट, हर वो चीज़ जो बाहर से देखने पर एक परफेक्ट फैमिली की इमेज बनाती थी। अगर कोई आउटसाइडर उस घर को देखता तो शायद कहता कितनी अच्छी फैमिली है। लेकिन हर घर की एक कहानी होती है और कुछ कहानियाँ सिर्फ उस घर के दरवाजे ही जानते हैं। आर्यन के फादर राजीव मल्होत्रा एक्स आर्मी ऑफिसर थे। डिसिप्लिन उनके लिए सिर्फ एक हैबिट नहीं था, वो उनकी आइडेंटिटी थी। उनका मानना था कि लाइफ में सिर्फ 2 तरह के लोग होते हैं, विनर और लूजर्स, स्ट्रॉन्ग और वीक। बीच का कोई ऑप्शन ही नहीं था। उन्होंने कभी भी आर्यन को फिजिकली अब्यूज़ नहीं किया, कभी उसे मारा नहीं, लेकिन हर बार जब आर्यन इमोशनल होता था उसे एक ही मैसेज मिलता था, स्ट्रॉन्ग बनो। एक दिन साइकिलिंग करते वक्त आर्यन गिर गया, उसके घुटने से खून निकलने लगा, वो रो रहा था। उसने अपने पापा की तरफ देखा, उसे लगा अब वो उसे उठाएंगे, लेकिन फादर ने दूर से ही कहा, उठो, सोल्जर्स ज़मीन पर नहीं पड़े रहते। आर्यन उठ गया, उसने अपने आंसू पोंछ लिया। लेकिन उस दिन सिर्फ साइकिल चलाना उसने नहीं सीखा, उसने एक और लेसन सीखा, पेन फील करना सेफ नहीं है। और फिर आया वो दिन स्कूल के एनुअल फंक्शन का। आर्यन स्टेज पर था, उसको उसकी लाइंस भूल गई। पूरा ऑडिटोरियम हंसने लगा। 6 साल का एक बच्चा जिसे सिर्फ एक हक की ज़रूरत थी, वो बैक स्टेज भाग कर गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। इवन उसे पूरा यकीन था कि उसके पापा उसके पास आएंगे और कहेंगे कोई बात नहीं बेटा, गलती सबसे होती है। पापा आए भी उसके पास, उसकी तरफ भी देखा और सिर्फ इतना कहा कि वीक लोग स्टेज पर रोते हैं, स्ट्रॉन्ग लोग नहीं रोते। तो कभी कभी जो ट्रॉमा है वो किसी एक्सीडेंट से नहीं बनता, कभी कभी ट्रॉमा एक सेंटेंस से भी शुरू हो जाता है। जब वो सेंटेंस एक बच्चे की पूरी आइडेंटिटी को डिफाइन कर देता है। उस पल आर्यन के अंदर एक बिलीफ जन्म ले चुका था, अगर मैं वीक दिखा तो मुझे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और इसी बिलीफ ने उसके अंदर एक इनविजिबल मास्क बनाना शुरू कर दिया। अब शायद आप ये सोच रहे होंगे कि आर्यन की माँ ने तो उसे इमोशनल सपोर्ट दिया ही होगा। आर्यन की मदर का नाम था शालिनी। वो उसके फादर से बिल्कुल अलग थी। वो एक्सप्रेसिव थी, प्यार करती थी, लेकिन उनके प्यार के साथ भी एक कंडीशन जुड़ी हुई थी। जब भी घर में गेस्ट आते वो हमेशा कहती, आर्यन बेटा इंग्लिश पोएम सुनाओ। कभी कहती, सबको पियानो बजा कर दिखाओ। और जब भी आर्यन एग्ज़ाम में फर्स्ट आता तो पूरी सोसाइटी को उसके अचीवमेंट के बारे में पता चल जाता।
प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो अपने बेटे पर प्राउड थी, प्रॉब्लम ये थी कि आर्यन को धीरे धीरे ये फील होने लगा कि लोग उससे नहीं बल्कि उसकी परफॉर्मेंस से प्यार करते हैं। उसके दिमाग में एक और बिलीफ बन गया, अगर मुझे प्यार चाहिए तो मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा। इस पूरे कन्वर्सेशन के बाद मैंने व्हाइट बोर्ड उठाया और उस पर 2 वर्ड्स लिखे, लव और उसके नीचे कंडीशन। और फिर मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे घर में जो प्यार था वो फ्री था या फिर उसको अर्न करना पड़ता था। आर्यन बहुत देर तक व्हाइट बोर्ड को देखता रहा और बहुत धीरे से उसने सिर्फ एक वर्ड बोला, अर्न करना पड़ता था। फिर मैंने आर्यन को बोला, आर्यन इसी एक बिलीफ ने तुम्हारी पूरी अडल्ट लाइफ को डिज़ाइन की है। तुम सक्सेस के पीछे नहीं भागते, तुम एक्सेप्टेंस के पीछे नहीं भागते हो, तुम वैलिडेशन को कलेक्ट नहीं करते हो, तुम बचपन का वो प्यार ढूंढते हो जो बिना कंडीशन के कभी मिला ही नहीं तुम्हें। इसके बाद आर्यन कंप्लीटली चुप था। शायद उसे ये समझ आ रहा था कि प्रॉब्लम ऑफिस में नहीं शुरू हुई थी, उसकी प्रॉब्लम उस दिन से शुरू हुई थी जब एक छोटे बच्चे ने डिसाइड कर लिया था कि अगर उसे प्यार चाहिए तो उसे कभी भी ऑर्डिनरी नहीं दिखना है। शायद ये सवाल आपके मन में भी आ सकता है कि अगर आर्यन इतना सक्सेसफुल बन गया तो फिर उसके अंदर का वो खालीपन क्यों नहीं भरा। और इसी सवाल का जवाब छुपा था उसके स्कूल के सालों में, जहाँ कंपैरिजन धीरे धीरे उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन रहा था। फिर मैंने व्हाइट बोर्ड साफ किया और आर्यन की तरफ देखते हुए पूछा, तुम्हें याद है बचपन में तुम कब खुश हुए थे? आर्यन ने कुछ देर सोचा, फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, जब रिपोर्ट कार्ड घर लेकर जाता था। मैंने तुरंत अगला सवाल पूछा, और अगर मार्क्स कम आते तो? आर्यन की स्माइल धीरे धीरे गायब हो गई। उसने नजरें झुका ली और बोला, तब घर का एटमॉस्फेयर बदल जाता था। एज अ थेरेपिस्ट कभी कभी हम आंसर नहीं देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि पेशेंट खुद अपनी कहानी खुद से सुने। क्लास 7 में स्कूल का एनुअल रिजल्ट आया था। आर्यन सेकंड आया। परसेंटेज इतनी भी बुरी नहीं थी, 94% थी। क्लास के बाकी बच्चे सेलिब्रेट कर रहे थे, टीचर्स भी कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, लेकिन आर्यन के लिए 94% का मतलब सिर्फ एक चीज़ था, मैं फर्स्ट नहीं आया। घर पहुंचते ही पापा ने रिपोर्ट कार्ड देखा, कुछ सेकंड तक चुप रहे, फिर सिर्फ एक सवाल पूछा, फर्स्ट कौन आया? आर्यन ने धीरे से नाम बताया। फादर ने रिपोर्ट कार्ड बंद किया और बस इतना कहा, अगली बार उससे आगे निकलना। ना वेल डन, ना प्राउड ऑफ यू, ना तुमने बहुत मेहनत की, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं बोला गया। उस रात आर्यन ने रिपोर्ट कार्ड दोबारा खोला। 94% देखकर भी उसे फेलियर सा फील हो रहा था। उसने पहली बार अपनी वैल्यू कंपेयर करना शुरू कर दिया था और कंपैरिजन धीरे धीरे उसकी आदत बन गया। कंपैरिजन नेवर एंड्स। इवन कंपैरिजन की सबसे डेंजरस बात यही होती है कि इसका कोई फिनिश लाइन नहीं होता। आज स्कूल में फर्स्ट आना है, कल कॉलेज में टॉप करना है, उसके बाद ऑफिस में प्रमोशन चाहिए, फिर बड़ा पैकेज चाहिए, फिर बड़ा घर चाहिए, फिर ज़्यादा फॉलोवर्स चाहिए। और जब एक गोल कंप्लीट होता है, ब्रेन तुरंत दूसरा टारगेट बना देता है। ऐसे इंसान को सक्सेस कभी भी सेटिस्फाई नहीं करती, क्योंकि वो सक्सेस एंजॉय नहीं करता, वो सिर्फ अपनी इनसिक्योरिटी से भाग रहा होता है, और इनसिक्योरिटी कभी थकती ही नहीं है। क्लास 8 स्कूल में फिर से एनुअल फंक्शन था। इस बार आर्यन ने अपनी स्पीच परफेक्टली डिलीवर की। पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। टीचर्स ने उसकी तारीफ की, पापा ने भी उसकी पीठ थपथपाई। उस रात आर्यन मिरर के सामने खड़ा था, लेकिन इस बार वो रो नहीं रहा था, वो खुद को देख रहा था और धीरे से मुस्कुराया। एंड यहाँ उसके ब्रेन ने एक नया इक्वेशन बना दिया, परफॉर्मेंस इज इक्वल टू लव, सक्सेस इज इक्वल टू एक्सेप्टेंस, एडमिरेशन इज इक्वल टू सेफ्टी। उसे लगा उसने लाइफ का फॉर्मूला ही समझ लिया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये फॉर्मूला जो है वो एक दिन उसके लाइफ का सबसे बड़ा प्रिजन बन जाएगा। टीनेज तक आते आते आर्यन ने एक अजीब हैबिट डेवलप कर ली थी। हर नए इंसान के सामने वो ऑब्जर्व करता, उसे क्या पसंद है, किस तरह के लोग उसे इम्प्रेस करते हैं, और फिर आर्यन वही पर्सनैलिटी पहन लेता। टीचर्स के सामने डिसिप्लिन टॉपर, फ्रेंड्स के सामने फनी और फियरलेस, स्पोर्ट्स ग्राउंड में कॉम्पिटिटिव लीडर, और जब किसी लड़की से मिलता, सेंसिटिव, पोइट्री लिखने वाला, डीप थिंकर। हर जगह एक नया आर्यन, हर सिचुएशन में एक नया मास्क। एक दिन उसके स्कूल का दोस्त रोहन ने हंसकर बोला, भाई तू हर ग्रुप में अलग इंसान लगता है। सब हंस पड़े, आर्यन भी हंसा, लेकिन बाद में उसने पहली बार खुद से एक सवाल पूछा, मैं असली वाला कौन सा हूँ? उसके पास लेकिन इस बात का कोई जवाब नहीं था। और यहाँ तक अपने लाइफ के बारे में बताते बताते आर्यन चुप हो गया। फिर मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारे सारे रोल्स हटा दिए जाएं, ना सक्सेसफुल एम्प्लॉय, ना परफेक्ट बॉयफ्रेंड, ना इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ना सोशल मीडिया इमेज, तो आर्यन है कौन? आर्यन ने तुरंत तो जवाब देने की कोशिश की, बट शायद उसे शब्द नहीं मिले। और पहली बार शायद उसने ये रियलाइज़ किया कि उसने पूरी ज़िंदगी रोल तो बहुत निभाए थे,
लेकिन खुद को कभी जाना ही नहीं। उसके बाद मैंने नोटबुक में सिर्फ 2 शब्द लिखे, फॉल्स सेल्फ। फिर उससे समझाया, कभी कभी बच्चा इतनी बार रिजेक्ट फील करता है कि वो डिसाइड करता है मेरा असली वर्जन शायद लवेबल नहीं है, इसलिए मैं एक नया वर्जन बना लेता हूँ, एक ऐसा वर्जन जिसे सब पसंद करें। मैंने आर्यन की आंखों में देखते हुए कहा, प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुमने मास्क पहना, प्रॉब्लम ये है कि इतने सालों बाद तुम खुद भी भूल गए कि मास्क के पीछे रहता कौन है। आर्यन चुप था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर पहली बार कंफ्यूजन जरूर था। और कभी कभी हीलिंग की शुरुआत आंसर से नहीं, कंफ्यूजन से ही होती है, क्योंकि जब पुरानी कहानी टूटने लगती है तभी नई कहानी लिखने की जगह बनती है। उस दिन थेरेपी से घर जाते वक्त आर्यन ने आदत के मुताबिक इंस्टाग्राम तो खोला, उंगली ऑटोमेटिकली पोस्ट बटन की तरफ गई, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसने फ़ोन लॉक कर दिया। कार की विंडो से बाहर देखते हुए उसने सिर्फ एक बात सोची, अगर लोग मुझे सिर्फ तब पसंद करते हैं जब मैं परफेक्ट दिखता हूँ, तो क्या कभी किसी ने असली आर्यन को जाना भी है? और शायद उससे भी ज़्यादा डेंजरस सवाल ये था कि क्या मैंने खुद भी कभी असली आर्यन को जाना है? इस सेशन में आर्यन ने अपने कॉलेज लाइफ के बारे में बताना शुरू किया। कॉलेज में आर्यन की मुलाकात मीरा से हुई। शुरू के कुछ महीनों में उनका रिलेशनशिप किसी भी फेरी टेल से कम नहीं लगता था, लेकिन साइकोलॉजी की दुनिया में एक पैटर्न है, जो चीज़ बहुत जल्दी परफेक्ट लगती है, कभी कभी उसके टूटने की आवाज़ सबसे ज़्यादा दर्द देती है। कभी कभी सबसे डेंजरस रिलेशनशिप्स सबसे खूबसूरत बिगनिंग के साथ शुरू होते हैं। आर्यन और मीरा की कहानी भी कुछ ऐसे ही शुरू हुई। ये बात है दिल्ली यूनिवर्सिटी की। कॉलेज फेस्ट चल रहा था, फरवरी की हल्की हल्की ठंड थी। कॉलेज फेस्ट का लास्ट डे था। म्यूजिक, फूड स्टॉल, स्टूडेंट्स की भीड़, और इसी भीड़ में आर्यन की नज़र पहली बार मीरा पर पड़ी। वाइट कुर्ती, खुले बाल, हाथ में कॉफ़ी, और वो भी इतनी ज़ोर से हंस रही थी जैसे दुनिया में उससे किसी बात का डर ही ना हो। आर्यन कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर हिम्मत करके उसके पास गया। हाय, आई एम आर्यन। मीरा मुस्कुराई और बोली, आई एम मीरा। बस एक छोटी सी इंट्रोडक्शन, और शायद 2 जिंदगियों का डायरेक्शन वहीं बदल गया। रिलेशनशिप तो बहुत नेचुरली शुरू हुआ। कॉफ़ी डेट्स, लॉन्ग वॉक्स, लेट नाइट फ़ोन कॉल्स, असाइनमेंट एक साथ कंप्लीट करना, एग्जाम्स के टाइम एक दूसरे को मोटिवेट करना, और धीरे धीरे आर्यन मीरा की रूटीन बन गया। सुबह उठते ही उसका मैसेज, रात को सोने के पहले उसकी कॉल। अगर मीरा लेक्चर मिस करती, आर्यन नोट्स भेज देता। अगर उसका मूड ऑफ होता, आर्यन बिना बताए उसके हॉस्टल के बाहर कॉफ़ी लेकर खड़ा मिलता। एक दिन मीरा ने अपने बेस्ट फ्रेंड से कहा, पता है आर्यन के साथ मुझे ना पहली बार ऐसा लग रहा है कि किसी ने मुझे जेन्युइनली अंडरस्टैंड किया है। उसकी फ्रेंड हंस पड़ी और मजाक में बोली, बस शादी में मुझे बुलाना मत भूलना। दोनों हंसने लगी। उस वक्त किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि इसी रिलेशनशिप में एक दिन मीरा अपनी पहचान खो देगी। आर्यन हर छोटी बात याद रखता था, मीरा की फेवरेट कॉफ़ी, फेवरेट सॉन्ग, फेवरेट फ्लावर्स। उसका बर्थडे ही नहीं, उसके डॉग का बर्थडे भी याद रखता था। एक दिन मीरा ने कैजुअली मेंशन किया कि बचपन से उसे स्टार्स देखना पसंद है। 2 दिन बाद आर्यन उसे सिटी के बाहर हिल टॉप पर ले गया, ब्लैंकेट बिछाया, कॉफ़ी निकाली और बोला, आज सिर्फ तुम, मैं और ये स्काई होगा। मीरा इमोशनल हो गई। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, आई थिंक आई फाइनली फाउंड माई सेफ प्लेस। लेकिन साइकोलॉजी एक इंटरेस्टिंग बात कहती है, कभी कभी हम जिस जगह को अपना सबसे सेफेस्ट प्लेस समझते हैं, वही धीरे धीरे हमारी इमोशनल केज बन जाती है। 3 महीने बाद रिलेशनशिप तो बदला नहीं था, लेकिन आर्यन बदलने लगा था। चेंज इतना सटल था कि शुरू में मीरा ने नोटिस ही नहीं किया। एक दिन मीरा बहुत एक्साइटमेंट के साथ उसके पास आई। आर्यन, गेस व्हाट, मेरे प्रोफेसर ने मेरी रिसर्च की बहुत तारीफ की। उसे लगा आर्यन खुश होगा, सेलिब्रेट करेगा, लेकिन आर्यन ने सिर्फ हल्का सा स्माइल करके बोला, नाइस। वैसे मैंने जो कल मार्केटिंग पेज दी थी उसने पूरे डिपार्टमेंट को इम्प्रेस कर दिया। कन्वर्सेशन खत्म हो गई एंड मीरा कुछ सेकंड तक उसको देखती रही। उसने सोचा शायद इसका दिन खराब होगा और बात वहीं खत्म कर दी। लेकिन ये पहली बार नहीं था और ना ही आखिरी बार था। स्लोली एवरीथिंग चेंज्ड। अगले कुछ महीनों में मीरा ने नोटिस किया कि जब भी वो अपनी किसी अचीवमेंट के बारे में बात करती, कन्वर्सेशन किसी न किसी तरीके से आर्यन पर आ जाती। उसने कभी डायरेक्टली मना नहीं किया, कभी ओपनली जेलस भी नहीं हुआ, लेकिन हर डिस्कशन का हीरो आखिर में आर्यन ही बन जाता। एक दिन की बात है, मीरा ने मजाक में कहा, कभी कभी लगता है कि हमारी कन्वर्सेशन में मैं साइड कैरेक्टर हूँ। आर्यन हंस दिया, लेकिन उसके चेहरे की स्माइल आंखों तक पहुंची ही नहीं। कुछ दिन बाद की बात है, कॉलेज में एक सेमिनार था। गेस्ट स्पीकर ने प्रेजेंटेशन खत्म की, स्टूडेंट बाहर आ गए। मीरा ने कैजुअली कहा, यार रोहन की प्रेजेंटेशन ऑनेस्टली बहुत इंप्रेसिव थी। बस सिर्फ इतना ही। आर्यन ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, सिर्फ स्माइल की और टॉपिक चेंज कर दिया। मीरा को लगा बात खत्म हो गई, लेकिन असली कन्वर्सेशन उस रात शुरू हुई। डिनर टेबल पर एकदम साइलेंस। पहले आर्यन बहुत बोलता था,
आज सिर्फ ओके फाइन। मीरा ने पूछा सब ठीक है? आर्यन ने बोला हाँ। फिर तुम इतने चुप क्यों हो? कुछ नहीं। पक्का कुछ नहीं? तो आर्यन का था मीरा प्लीज़ मुझे फोर्स मत करो। 2 दिनों तक ना मैसेज, ना फ़ोन, ना गुड मॉर्निंग, ना गुड नाइट, सिर्फ डिस्टेंस। मीरा को समझ ही नहीं आ रहा था उसने गलती क्या की है। तीसरे दिन मीरा खुद आर्यन के पास गई। उसने कहा आई एम सॉरी। आर्यन ने उसकी तरफ देखा और पूछा किस बात के लिए? मीरा रुक गई, उसके पास आंसर नहीं था। उसने धीरे से कहा पता नहीं, लेकिन अगर तुम हर्ट हो तो शायद गलती मेरी ही होगी। और शायद यही वो मोमेंट था जहाँ मीरा ने अपनी रियलिटी पर पहली बार डाउट करना शुरू किया। उसने गलती एक्सेप्ट कर ली थी बिना ये जाने कि गलती हुई भी थी या नहीं। और यहीं से अनहेल्दी रिलेशनशिप पैटर्न्स धीरे धीरे डेवलप होने लगते हैं। हर बार ऐसा होना नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का साइन नहीं होता। इवन हेल्दी रिलेशनशिप में भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और साइलेंट मोमेंट आते रहते हैं, बट डिफरेंस जो है वो पैटर्न और इंटेंट का होता है। जब बार बार एक ही साइकिल रिपीट होने लगती है, जब एक पार्टनर हमेशा ही कंफ्यूज्ड रहे, जब वो अपनी ही फीलिंग्स पर डाउट करने लगे, तब इमोशनल डैमेज शुरू हो सकता है। और मीरा के साथ भी धीरे धीरे यही हो रहा था। उस रात मीरा ने अपनी डायरी दोबारा खोली। उसने पहले पेज पे लिखा हुआ वो सेंटेंस पढ़ा, I think I finally found my safe place। वो कुछ देर उस लाइन को ही देखती रही। फिर उसने पेन उठाया और उसके नीचे सिर्फ इतना लिखा, फिर भी मुझे इतना अकेला क्यों फील हो रहा है। सो कुल मिला के बात इतनी है कि एक रिलेशनशिप एक दिन में टॉक्सिक नहीं होता। वो छोटी छोटी बातों, कन्फ्यूजन, गिल्ट और सेल्फ डाउट के थ्रू धीरे धीरे टूटने लगता है। और आगे हम ये देखेंगे कि कैसे मीरा को बिना रियलाइज किए इमोशनल मैनिपुलेशन के उस साइकिल में ढकेल दिया गया, जहाँ से बाहर निकलना उसके लिए हर दिन और मुश्किल होता गया। रिलेशनशिप को लगभग 1 साल हो चुका था। बाहर से सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। इंस्टाग्राम पे क्यूट पिक्चर्स, बर्थडे सेलिब्रेशन, कॉफी डेट्स, फ्रेंड्स के सामने परफेक्ट कपल। लेकिन घर के अंदर एक इनविजिबल वॉर चल रही थी। और सबसे अजीब बात, उस वॉर का कोई नाम ही नहीं था। एक संडे आफ्टरनून की बात थी। मीरा और आर्यन लंच कर रहे थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। मीरा ने कैजुअली कहा आज मम्मी का फोन आया था, वो कह रही थी कि मैं पहले से थोड़ी ज्यादा चुप रहने लगी हूँ। आर्यन ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया तुम्हारी मम्मी अननेसेसरी ओवरथिंकिंग करती हैं। मीरा ने मुस्कुरा कर बोला हो सकता है। लेकिन कुछ सेकंड्स बाद उसने धीरे से पूछा तुम्हें नहीं लगता कि मैं पहले जैसी नहीं रही? आर्यन ने उसकी तरफ देखा और बोला ऑनेस्टली तुम पहले बहुत कॉन्फिडेंट थी, लेकिन अब तुम हर बात का इशू बना देती हो। तुम बहुत सेंसिटिव हो गई हो। मीरा चुप हो गई। उसने सोचा शायद सच में प्रॉब्लम मुझ में ही है। उस दिन के बाद मीरा ने एक अजीब हैबिट डेवलप कर ली। वो कुछ भी बोलने से पहले अपने दिमाग में रिहर्सल करती, ये जोक ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा, ये ओपिनियन शेयर करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। धीरे धीरे उसने बोलना ही कम कर दिया और सोचना ज़्यादा शुरू कर दिया। मीरा का बर्थडे था। आर्यन ने बहुत ग्रैंड सरप्राइज प्लान किया था। रेस्टोरेंट को डेकोरेट करवाया, फ्रेंड्स बुलाए, फ्लावर्स, केक, फोटोज, सब कुछ परफेक्ट। मीरा ने उसे हक किया और कहा थैंक यू। आर्यन मुस्कुराया, लेकिन कार में बैठते ही उसका एक्सप्रेशन ही बदल गया। उसने पूछा तुमने नोटिस किया? मीरा हैरान थी। क्या? पार्टी में तुमने मुझे सिर्फ एक बार थैंक यू बोला यार। मीरा हंस पड़ी। मीरा ने बोला मजाक कर रहे हो ना? आर्यन सीरियस था। बोला मैं इतनी प्लानिंग करता हूँ और तुम्हें अप्रिशिएट करना भी नहीं आता। पूरा वापस आने का रास्ता खामोशी में गुजरा। मीरा को समझ ही नहीं आया एक ब्यूटीफुल बर्थडे आर्ग्यूमेंट में कैसे बदल गया। कुछ हफ्ते बाद मीरा ने हिम्मत करके कहा आर्यन मुझे लगता है कि हम पहले जैसे हैप्पी नहीं रहे। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा और बहुत कामली बोला हैप्पी और हम नहीं, या तुम नहीं हो। तुम अननेसेसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हो, तुम ओवरथिंकिंग करती हो, तुम्हें हर चीज़ में इशू दिखाई देता है। मीरा चुप हो गई। मीरा ने दोबारा अपने इमोशंस पर डाउट करना शुरू कर दिया। उस रात उसने डायरी में लिखा मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं बदल गई हूँ या मेरी रियलिटी ही बदल गई है। कभी कभी इमोशनल मैनिपुलेशन बहुत लाउड नहीं होता, उसमें चीखना, गाली देना या मारना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी बस इतना काफ़ी होता है कि एक इंसान धीरे धीरे अपनी फीलिंग्स पर ही भरोसा करना छोड़ देता है। और जब ऐसा होता है तब इमोशनल डैमेज बहुत गहरा हो सकता है। इस तरह के एक्सपीरियंसेस अलग अलग रीज़न से हो सकते हैं और हर रिलेशनशिप में इनका मतलब नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं होता है। इसलिए किसी एक बिहेवियर से डायग्नोसिस नहीं किया जा सकता। एक शाम की बात है, मीरा अपने ऑफिस प्रेजेंटेशन के लिए प्रिपरेशन कर रही थी। बहुत नर्वस थी। उसने आर्यन से कहा एक बार सुन लोगे, बस प्रैक्टिस करनी है। आर्यन ने लैपटॉप बंद किया और प्रेजेंटेशन सुनी।
फिर बोला कि एवरेज है। मीरा ने पूछा क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ? आर्यन ने बोला पूरा का पूरा ही इम्प्रूव करो तुम। मीरा ने दोबारा पूछा मैं स्पेसिफिकली पूछ रही हूँ। आर्यन खड़ा हुआ और सिर्फ इतना बोला यार तुम क्रिटिसिज्म हैंडल ही नहीं कर पाती हो, और वो रूम से बाहर चला गया। एंड मीरा वहीं चेयर पे बैठी रह गई। प्रेजेंटेशन उसके सामने ओपन थी लेकिन स्क्रीन धुंधली दिख रही थी। उसने लैपटॉप बंद किया, बाथरूम में गई, मिरर के सामने खड़ी हुई और बहुत देर तक खुद को देखती रही। फिर धीरे से अपने रिफ्लेक्शन से पूछा मैं पहले इतनी वीक तो नहीं थी, फिर मेरे साथ हो क्या रहा है? ये सब बताने के बाद आर्यन चुप हो गया। फिर मैंने उसको पूछा कि तुम्हें याद है मीरा रिलेशनशिप के एंड में सबसे ज़्यादा किस बात से डरती थी? तो आर्यन ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से बोला गलती करने से। फिर मैंने बोला बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम बचपन में डरते थे। आर्यन ने पहली बार ऐसा था सेशन में कि अपनी आंखें बंद कर ली। उसने धीरे से कहा मैंने उसके साथ वही किया जो मेरे साथ हुआ था, और फिर शांत हो गया। एंड ये खामोशी किसी गिल्ट की नहीं थी, ये अवेयरनेस की थी। और थेरेपी में अवेयरनेस ही हर चेंज का पहला स्टेप होता है। उस रात आर्यन घर गया, उसने कबर्ड खोला, एक पुराना फोटो एल्बम निकाला। एक फोटो में वो और मीरा बीच पर हंस रहे थे। उसने बहुत देर तक उस फोटो को देखा और पहली बार उसने फोटो में मीरा को नहीं देखा बल्कि उसकी आंखों को थका हुआ देखा। और धीरे से खुद से कहा मैं उसे कभी हर्ट नहीं करना चाहता था लेकिन मैंने किया। क्या गिल्ट ही हीलिंग के लिए एनफ होता है, या सिर्फ अपनी गलती ही समझ लेना काफ़ी होता है? तो आगे हम आर्यन को उस इंसान से मिलवाएंगे जिसे पूरी ज़िंदगी वो अवॉइड करता रहा। थेरेपी को 6 हफ्ते हो चुके थे। आर्यन पहले से थोड़ा अलग लग रहा था, अब वो मुझसे आर्ग्यू कम करता था, लेकिन एक चीज़ अभी सेम थी। जब भी कन्वर्सेशन उसके इमोशंस पर आती वो तुरंत टॉपिक चेंज कर देता। हालांकि मैंने ये पैटर्न पहले ही नोटिस कर लिया था। मैंने आर्यन की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए पूछा आर्यन तुम अपने बारे में सबसे ज़्यादा किस बात से डरते हो? आर्यन ने बिना सोचे बोला फेलियर से। मैंने बोला नहीं। आर्यन थोड़ा कंफ्यूज हुआ। मैंने फिर से पूछा फेलियर के बाद किससे? आर्यन कुछ बोल नहीं पाया और शांत हो गया। फिर मैंने उसको बताया तुम फेलियर से नहीं डरते हो, तुम उस फीलिंग से डरते हो जो फेलियर के बाद आती है। आर्यन ने पहली बार आंखों में आंखें डाल के मुझे देखा। फिर उसने मुझसे धीरे से पूछा कौन सी फीलिंग्स? मैंने बिना एक सेकंड वेस्ट किए जवाब दिया कि शायद तुम एनफ नहीं हो। एंड ये सेंटेंस शायद उसके लिए ज़्यादा हिटिंग था। उस दिन मैंने आर्यन को कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं दी, कोई वर्कशीट नहीं दिया, कोई सीबीटी चार्ट नहीं दिया। मैंने सिर्फ एक काम दिया, इस हफ्ते तुम किसी को इम्प्रेस नहीं करोगे। आर्यन हंस पड़ा, ये भी कोई होमवर्क है? मैंने बोला हाँ बिल्कुल ही होमवर्क है। 1 हफ्ते तक सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट मत करना, ऑफिस में अननेसेसरी अपने अचीवमेंट्स मेंशन मत करना, और सबसे इम्पॉर्टेंट जब कोई तुम्हारी तारीफ़ करे बस थैंक यू बोलना, उस तारीफ़ को प्रूव करने की कोशिश मत करना। आर्यन ने मजाक में कहा आप मेरी पर्सनैलिटी अनइंस्टॉल करवाना चाहती हैं क्या? मैंने बोला नहीं, मैं सिर्फ देखना चाहती हूँ कि मास्क के बिना तुम कितनी देर तक कंफर्टेबल रह सकते हो। एंड ये था एक्सपेरिमेंट का पहला दिन। ऑफिस में एक कलीग ने कहा आर्यन कल वाली प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी। पुराना आर्यन होता तो बोलता हाँ वैसे भी वो बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था एंड ऑल दोस थिंग। आर्यन ने सिर्फ स्माइल किया और बोला थैंक यू। बस कन्वर्सेशन ख़त्म हो गई, लेकिन उसके अंदर एक तूफान चल रहा था। उसका ब्रेन बार बार कह रहा था और बताओ ना, अपनी और अचीवमेंट्स बताओ, वो इम्प्रेस करो, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। सो जब हम बार बार वैलिडेशन पर इमोशनली डिपेंड करने लगते हैं तो ब्रेन उसे रिवॉर्ड की तरह ट्रीट कर सकता है। हर लाइक, हर कॉम्प्लीमेंट, हर एप्रिशिएशन थोड़ी देर के लिए अच्छा फील करवा सकती है, लेकिन अगर पूरी सेल्फ वर्थ ही उसी पर टिक जाए तो वो साइकिल अनहेल्दी बन सकती है। प्रॉब्लम एप्रिशिएशन लेना नहीं होती है, प्रॉब्लम तब होती है जब एप्रिशिएशन के बिना खुद की वैल्यू ही महसूस ना हो। और आर्यन इसी साइकिल को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अगले सेशन में जब आर्यन थेरेपी रूम में आया, मैंने उससे देखते ही पूछा कैसा रहा एक्सपेरिमेंट? आर्यन हल्का सा हंसा, बहुत मुश्किल था। मुझे लग रहा था जैसे मैं किसी एडिक्शन से फाइट कर रहा हूँ। मैंने बोला एग्जैक्टली, तुम लाइक्स के एडिक्टेड नहीं थे, तुम रीअश्योरेंस के एडिक्टेड थे। हर कॉम्प्लीमेंट तुम्हारे अंदर उस छोटे बच्चे को कुछ सेकंड के लिए ये फील करवाता था कि शायद अब मैं एनफ हूँ। इसके बाद मैंने टेबल पर एक खाली फोटो फ्रेम रखा। आर्यन हैरान हो गया, वो पूछा ये क्यों? मैंने बोला इमेजिन करो, इस फ्रेम में तुम्हारी सारी अचीवमेंट्स हैं, मेडल्स, मनी, फॉलोअर्स, अवार्ड, सक्सेस। फिर उस फ्रेम को उल्टा कर दिया और पूछा अब बताओ फ्रेम के पीछे कौन बचा? आर्यन ने फ्रेम को देखा, उसकी आंखें पता नहीं क्यों धीरे धीरे नम होने लगी।
बहुत देर बाद उसने धीमी आवाज़ में कहा, मुझे नहीं पता। तो मैंने उसको बताया कि थेरेपी का असली काम ही यही है, तुम्हें और सक्सेसफुल बनाना नहीं है, तुम्हें रियलिटी दिखाना है और तुम्हें तुमसे मिलवाना है। नेक्स्ट सेशन में आर्यन थेरेपी रूम में मेरे से पहले ही पहुंच गया था। वो क्वाइटली चेयर पे बैठा हुआ था, कोई भी फ़ोन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं देख रहा है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, बस शांति से बैठा हुआ था। और जैसे ही मैं रूम में आई उसने मुझे देखा। आज आर्यन ने पहली बार अपनी इमेज को मेंटेन करने की कोशिश नहीं की। आज वो सिर्फ थका हुआ लग रहा था। फिर नॉर्मल चीज़ों को पूछने के बाद मैंने आर्यन को धीरे से बोला, आर्यन आज हम तुम्हारी लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट मेमोरी के पास वापस जाएंगे। आर्यन ने बोला कि ठीक है, बट ये बोलने के बाद भी वो थोड़ा डरा हुआ दिख रहा था। मैंने उसे रीअश्योर किया। मैंने बोला, मैं तुम्हें उस मेमोरी में अकेला नहीं छोड़ूंगी, डोंट वरी। हमने रूम की लाइट थोड़ी डिम कर दी, फ़ोन को साइलेंट कर दिया, डोर सारे बंद कर दिए और मैंने बहुत काम वॉइस में कहा, अपनी आंखें बंद करो। आर्यन ने गहरी सांस ली। उसकी ब्रीदिंग पहले से ज़्यादा फास्ट हो गई थी। अब इमेजिन करो तुम फिर से 6 साल के हो, स्कूल का एनुअल फंक्शन है, तुम स्टेज पर खड़े हो। आर्यन क्यों लिया आर्मरेस्ट को बहुत टाइटली पकड़ने लगी। मैं धीरे धीरे इमेजिनेशन को डिस्क्राइब करती रही। ऑडियंस तुम्हारे सामने बैठे हैं, टीचर सिग्नल देती हैं, डायलॉग्स बोलना है, लेकिन तुम्हारी सारी लाइन तुम्हें भूल गई हैं। आर्यन की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने धीरे से कहा, सब हंस रहे हैं। मैंने पूछा और फिर आर्यन की आवाज़ भर आई। मैं बैक स्टेज भाग गया। मैं बहुत रो रहा था। मैंने उसे मेमोरी को कंटिन्यू करने दिया, कोई इंटरप्शन नहीं किया, कोई एडवाइस नहीं दी, सिर्फ प्रेजेंस था मेरा। आर्यन धीरे धीरे बोल रहा था, मैं बस पापा को ढूंढ रहा था। मुझे लगा वो आएंगे, मुझे गले लगा लेंगे। उसकी ब्रीदिंग और हैवी हो गई। मैं बोला लेकिन, फिर रुक गया। मैंने सॉफ्टली पूछा, लेकिन क्या आर्यन? आर्यन ने आंख बंद करते हुए कहा, उन्होंने सिर्फ इतना कहा, वीक लोग स्टेज पर रोते हैं, स्ट्रॉन्ग लोग नहीं। और फिर एकदम खामोश हो गया। उसके बाद आर्यन की सिर्फ रोने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। फिर कुछ देर बाद मैंने उसको पूछा कि आर्यन, अगर आज तुम उस छोटे बच्चे के सामने खड़े होते तो उसे क्या कहते? मैं उसे बोलता, तुम्हारी गलती नहीं थी, एक स्पीच तुम्हारी वैल्यू डिसाइड नहीं करती, एक मिस्टेक तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं होती, और तुम्हें किसी का प्यार डिजर्व करने के लिए परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। और ये बोलते बोलते वो बहुत ज़्यादा रोने लगा। शायद कई सालों के जो आंसू उसने रोक रखे थे, आज वो बिना कंट्रोल के बाहर आ रहे थे। मैंने उसे रोका भी नहीं, क्योंकि कभी कभी हीलिंग आंसर से नहीं, अलाउ की गई इमोशन से शुरू होती है। फिर मैंने उसे टिश्यू ऑफर किया और बहुत सॉफ्टली पूछा, अब उस छोटे आर्यन को कैसा लग रहा है? आर्यन ने अभी भी अपनी आंखें बंद ही कर रखी थी। उसके चेहरे पे बहुत हल्की सी स्माइल आई और उसने धीरे से कहा, अब वो अकेला नहीं है। तो इससे आपको क्या समझ आता है कि कभी कभी हीलिंग का मतलब पास्ट को भूल जाना नहीं होता है। पास्ट कभी भी चेंज नहीं होता। जो बदल सकता है वो है उस पास्ट को देखने का तरीका। जब एक इंसान अपनी सबसे पेनफुल मेमोरी को एक सेफ थेरेपेटिक एनवायरनमेंट में दोबारा प्रोसेस करता है, तो उस मेमोरी से जुड़े इमोशंस और बिलीफ धीरे धीरे बदल सकते हैं। इसलिए ऐसे एक्सरसाइज हमेशा ट्रेन मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ ही की जाती हैं। ये कोई इमेजिनेशन गेम या क्विक फिक्स नहीं होता। ये एक केयरफुली गाइडेड थेरेपेटिक प्रोसेस होता है। सेशन खत्म होने वाला था। आर्यन दरवाजे तक गया, फिर अचानक से रुक गया। वापस मुड़कर मुझसे पूछा, एक सवाल पूछ सकता हूँ क्या? मैंने बोला, हाँ पूछो ना। आर्यन ने बहुत धीरे से पूछा, क्या मेरा बचपन मेरी पूरी ज़िंदगी डिसाइड कर चुका था? फिर मैंने उसे बताया, देखो आर्यन, तुम्हारा बचपन तुम्हारी कहानी की शुरुआत था, लेकिन उसका एंडिंग कभी नहीं। एंडिंग कैसे लिखनी है ये चॉइस आज भी तुम्हारे पास है। आर्यन कुछ नहीं बोला, उसने सिर्फ सर हिलाया और बाहर निकल गया। लेकिन सिर्फ अपना दर्द समझ लेना कोई रिकवरी नहीं होती। असली टेस्ट तब शुरू होता है जब आर्यन को वापस रियल दुनिया में जाना था, जहाँ क्रिटिसिज्म भी था, रिलेशनशिप भी थी और वही पुराने ट्रिगर्स भी थे। 3 महीने बीत चुके थे। थेरेपी अब आर्यन का वीकली रूटीन का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन अगर आप उसे देखते तो शायद आपको कोई ड्रामेटिक चेंज नज़र ही नहीं आता। वही ऑफिस जा रहा था, वही मीटिंग्स अटेंड कर रहा था, वही लोग, वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बस एक चीज़ बदल गई थी, उसके डिसीजंस। उसकी पर्सनैलिटी एक दिन में चेंज नहीं होती, लेकिन डिसीजंस हर दिन चेंज हो सकते हैं और वही डिसीजंस धीरे धीरे पर्सनैलिटी को भी बदल देते हैं। एक दिन की बात है, ऑफिस से वापस आते वक्त कार के विंडो से बाहर आर्यन देख रहा था। रोड के किनारे एक छोटा सा लड़का अपने पापा के साथ साइकिल चलाना सीख रहा था। लड़का गिर गया। आर्यन का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसे लगा अब शायद पापा डांटेंगे, लेकिन उसने जो देखा उसने उसके अंदर कुछ तो बदल दिया।
पापा तुरंत उसके पास गए, उसे उठाया, उसके कपड़े साफ किए और हंसकर बोला, गिरना लर्निंग का पार्ट है, चलो एक बार और ट्राई करते हैं। आर्यन की आंखें उस सीन पर टिक गई। उसने धीरे से कार की स्टीयरिंग को पकड़ा और पहली बार उसने सोचा, अगर मुझे बचपन में ये सेंटेंस सुनने को मिलता तो शायद मेरी पूरी ज़िंदगी ही अलग होती। लेकिन उसी पल उसके दिमाग में एक थॉट आया कि पास्ट एक्सप्लेन करता है लेकिन फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। आर्यन ने हल्की से स्माइल की और सिग्नल ग्रीन होते ही कार लेकर आगे बढ़ गया। उस रात घर पहुंचते ही उसके फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आई। वो थी मीरा की। कई महीनों बाद उसका मैसेज आया था, हाय आर्यन, आई होप यू आर डूइंग वेल। यही पुराना आर्यन होता तो तुरंत रिप्लाई करता या फिर इग्नोर करके पावर फील करता, लेकिन आज उसने जल्दी नहीं की। उसने फ़ोन साइड पर रखा, किचन में गया, पानी पिया, विंडो के पास खड़ा हो गया और खुद से एक सवाल पूछा, मैं रिप्लाई क्यों करना चाहता हूँ? क्योंकि मैं उसे वापस पाना चाहता हूँ या क्योंकि मैं अपना गिल्ट कम करना चाहता हूँ? ये पहली बार था जब आर्यन अपनी ही इंटेंशन को ऑब्जर्व कर रहा था, सिर्फ अपने बिहेवियर को नहीं। कुछ देर बाद उसने रिप्लाई किया, हाय मीरा, आई होप यू आर डूइंग वेल टू। बस, ना कोई जस्टिफिकेशन, ना कोई अपॉलॉजी का प्रेशर। कभी कभी मैच्योरिटी का मतलब ज़्यादा बोलना नहीं होता, सही वजह से बोलना होता है। नेक्स्ट सेशन में आते ही आर्यन ने ये सब बताया। फिर मैंने उसको पूछा कि तुम कैसे हो? आर्यन ने मुस्कुराया और फिर बोला, पहली बार लग रहा है, मैं सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ। फिर मैंने पूछा, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या फील हो रहा है? आर्यन कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोला, पहले मुझे लगता था हर सिचुएशन में मुझे प्रूव करना है कि मैं एनफ हूँ। अब हर सिचुएशन में मैं सिर्फ ये समझने की कोशिश करता हूँ कि मैं एक्चुअली फील क्या कर रहा हूँ। ये सब कुछ सुनने के बाद मैंने उसको बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आर्यन हंसने लगा, बोल रहा है किस बात के लिए? मैंने उसको बोला, इतने टाइम में आज तुमने पहली बार बिहेवियर के बारे में नहीं, अपने इमोशंस के बारे में बात की है। आर्यन कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, लगता है मैं पहली बार अपनी ही लैंग्वेज समझना शुरू कर रहा हूँ। लेकिन क्या इतना ही काफ़ी था? क्या सिर्फ अवेयरनेस और थेरेपी से नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ठीक हो जाता है? यार, रिकवरी एक ऐसी जर्नी है जो शायद कभी कम्प्लीटली ख़त्म ही नहीं होती। आगे आप ये समझेंगे कि हम सिर्फ आर्यन को कंक्लूजन नहीं दिखाएंगे, हम सिखाएंगे कि साइकोलॉजी हमें नार्सिसिज्म के बारे में असल में क्या सिखाती है। 6 महीने बाद थेरेपी तो ऑफिशियली ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन हीलिंग अभी भी चल रही थी। क्योंकि हीलिंग कोई डेस्टिनेशन नहीं होती, वो एक प्रैक्टिस होती है, एक चॉइस होती है जो रोज़ लेनी पड़ती है। और आर्यन अब ये बात समझ चुका था। मंडे मॉर्निंग, वही ऑफिस, वही कॉन्फ्रेंस रूम, वही लोग। प्रेजेंटेशन ख़त्म हुई, बॉस ने फाइल बंद की और कामली बोला, आर्यन, कैंपेन तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मुझे लगता है तुमने जो कस्टमर साइकोलॉजी है उसको थोड़ा ओवर सिंप्लीफाई कर दिया है। कुछ महीने पहले बस इतना फीडबैक ही आर्यन के लिए अटैक बन जाता। उसका नर्वस सिस्टम इंस्टेंटली डिफेंसिव मोड में आ जाता। उसे लगता मैं फेल हो गया, मैं एनफ नहीं हूँ। लेकिन आज उसने सिर्फ नोटबुक खोली, फीडबैक लिखा और मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू सर, मैं इस पॉइंट को दोबारा इवेल्युएट करता हूँ। रूम में बैठे लोगों ने शायद इस मोमेंट को नोटिस भी नहीं किया, लेकिन आर्यन जानता था उसके अंदर की कितनी बड़ी लड़ाई उसने जीत ली है। इस बार उसने फीडबैक को रिजेक्शन नहीं समझा, उसने फीडबैक को इन्फॉर्मेशन समझा। और ये रेफरेंस उसकी पूरी ज़िंदगी बदल रहा था। उसी शाम उसके फादर का कॉल आया, राजीव मल्होत्रा। कुछ फॉर्मल बातें हुई, फिर थोड़ी देर की खामोशी। फिर उसके फादर ने कहा, डॉक्टर ने बोला है कि ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना पड़ेगा। आर्यन ने पहली बार अपने पापा की आवाज़ में थकान महसूस की। ये वही आदमी था जो बचपन में उसे इनविजिबल लगता था, और उसे पहली बार रियलाइज़ हुआ उसके पापा भी शायद कभी किसी और के बेटे थे। शायद उन्हें भी कभी किसी ने सिखाया होगा कि इमोशंस वीकनेस होते हैं। हालांकि ये रियलाइजेशन उनके बिहेवियर को सही नहीं बनाता, लेकिन उन्हें समझने में ज़रूर मदद करता है। और साइकोलॉजी का काम भी वही है, रीज़न समझना, बिहेवियर जस्टिफाई करना नहीं है। एक हफ्ते बाद आर्यन क्लिनिक आ गया। सेशन के लिए नहीं आया था, बस मिलने के लिए आया था। उसने रिसेप्शन पर एक छोटा सा प्लांट रखा। मैं बाहर आई, मैंने हंसकर बोला, अब प्लांट्स भी गिफ्ट करने लगे तुम? बोल रहा है, फ्लावर्स कुछ दिनों में मुरझा जाते हैं, प्लांट ग्रो करता रहता है। और मुझे लगता है हीलिंग भी कुछ ऐसी ही होती है। एंड मुझे उस टाइम लगा शायद ये आर्यन का अब तक का सबसे मैच्योर सेंटेंस था। घर लौटकर आर्यन सीधा अपने वॉशरूम गया। वही मिरर जहाँ कभी वो अपनी स्माइल प्रैक्टिस करता था, जहाँ कभी वो टाई ठीक करता था, जहाँ कभी खुद को कन्विंस करता था कि वो परफेक्ट है। आज वो उस मिरर के सामने चुपचाप खड़ा था। कुछ सेकंड, कुछ मिनट, इस बार उसने अपनी शर्ट ठीक नहीं की, अपने बाल सेट नहीं किए, अपने एंगल नहीं देखा।
उसने सिर्फ खुद को देखा और बहुत हल्की आवाज़ में कहा, हाय, काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन फाइनली मैं तुमसे मिल ही गया। मिरर में वही चेहरा था, लेकिन पहली बार उसके सामने मास्क नहीं था, सिर्फ आर्यन था। यहाँ पर आर्यन की कहानी ख़त्म नहीं होती, यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है, क्योंकि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई इनविजिबल सेंटेंस छुपा ही होता है। किसी के दिमाग में लिखा होता है, मैं कभी एनफ नहीं हूँ, अगर लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है, और किसी के अंदर मुझे स्ट्रॉन्ग दिखना ही पड़ेगा। सवाल ये नहीं है कि आपके अंदर कौन सा सेंटेंस लिखा है, सवाल ये है क्या आपने कभी उस सेंटेंस को चैलेंज किया, या पूरी ज़िंदगी उसी को सच मानकर जीते रहे हैं। आज के टाइम में सोशल मीडिया पर नार्सिसिस्ट शब्द बहुत आसानी से यूज़ किया जाता है। कोई सेल्फ सेंटर्ड दिखा, नार्सिसिस्टिक, कोई एरोगेंट दिखा, नार्सिसिस्टिक, कोई रिलेशनशिप में सेल्फिश निकला, नार्सिसिस्टिक। लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं होती है। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक क्लिनिकली रिकॉग्नाइज्ड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। इसका डायग्नोसिस सिर्फ ट्रेंड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स करते हैं। एक या तो बिहेवियर्स देख के किसी को भी लेबल कर देना ना साइंटिफिक है ना एथिकल है। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में इमोशनली हर्ट हुए हैं तो आपका पेन बिल्कुल रियल है, लेकिन डायग्नोसिस और पर्सनल एक्सपीरियंस दोनों अलग चीज़ें हैं। इस डिफरेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आर्यन की कहानी सुनते वक्त आपको अपना एक्स याद आया हो सकता है आपको अपने पेरेंट्स याद आए हों, या शायद सबसे ज़्यादा आपको खुद की याद आई हो। और अगर ऐसा हुआ है तो मैं चाहती हूँ आज रात सोने के पहले आप सिर्फ एक सवाल खुद से पूछिए, मैं किस चीज़ के पीछे भाग रहा हूँ, सक्सेस के, वैलिडेशन के, या उस प्यार के जो मुझे बिना कंडीशंस के कभी मिला ही नहीं। क्योंकि कई बार हम जिस चीज़ को एम्बिशन समझते हैं वो असल में एक पुराना इमोशनल वुंड होता है जो बस दिखाई नहीं देता। और हीलिंग तब शुरू होती है जब हम अपनी अचीवमेंट्स को देखना बंद करते हैं और अपनी कहानी को देखना शुरू करते हैं। और अगर इस केस स्टडी ने आपको सिर्फ नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में नहीं बल्कि खुद के बारे में भी कुछ सोचने पर मजबूर किया है, तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनको लगता है कि मेंटल हेल्थ सिर्फ मोटिवेशन से ठीक हो जाती है। और अगर आप साइकोलॉजी को इसी तरह केस स्टडी के थ्रू समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली मेम्बर का ख्याल रखिए। बाय बाय।